छोटी छोटी उड़ानों पे गुरूर नहीं करता, जो परिंदा अपने लिए आसमान ढूंढता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.डी. प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टूडियो यूट्यूब चैनल के आज 20 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अब चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो कि पूछा था हमने पिछले वीडियो में। पहला प्रश्न था, बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य में कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की गई है, ताकि जो बेरोजगार युवा है उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, वो अपने किसी प्रकार के करियर की शुरुआत कर सके। इस योजना के तहत क्या है, लगभग 1 लाख जो बेरोजगार युवा है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम ब्याज दर पर, बाजार से कम ब्याज दर पर जो है ऋण और सब्सिडी दी जाएगी। पश्चिम बंगाल को आत्मनिर्भर बनाने और बंगाल में बेरोजगारी की दर को कम करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर इस योजना का शुभारंभ किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। अगला प्रश्न था, हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है सीवी रमन, यानी कि चंद्रशेखर रमन के नाम पर इस रॉकेट का नाम रखा गया है। इसके बारे में बात करें तो ये एक स्पेस टेक स्टार्टअप है, ठीक है, जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस, और उसने अभी हाल ही में एक अपर स्टेज के रॉकेट इंजन जिसका नाम रखा गया है रमन, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये क्या है, एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पर रखा गया है, और इस रॉकेट को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। ये दिसंबर 2021 तक 250 से 700 किलोग्राम के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचा सकता है। इसी के साथ स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी एक होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म, यानी कि निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी बन गई है। दोस्तों, जून 2020 में अंतरिक्ष में निजी कंपनियों की भागीदारी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली, यानी कि अंतरिक्ष में जो निजी कंपनियां हैं वो भी अपनी भागीदारी निभा सकती है। वो भी अंतरिक्ष से संबंधित जो भी उपकरण है या सुविधाएं हैं या कोई भी मशीनरीज हैं, रॉकेट है, इंजन है, वो बना सकती है। तो निजी संस्था इस तरह से उपकरण बना सकती है। और इसी के बाद सबसे पहले जो स्टार्टअप है स्पेस स्काईरूट एरोस्पेस स्टार्टअप है, उसने जो है सबसे पहले ये कारनामा कर दिखाया। अब रिवीजन करेंगे पिछली वीडियो के जो प्रश्न थे उनकी। पहला प्रश्न था, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है एयर वाइस मार्शल थे अर्जुन सुब्रमण्यम, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे एस देसवाल, जो कि आप फोटो में देख रहे यह है, तो इनको जो है बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? शौर्य केजीसी कार्ड यानी कि शौर्य किसान गोल्ड कार्ड लॉन्च किया, तो एचडीएफसी बैंक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ये इसका नाम रखा जाएगा, ठीक है। और इसका नाम जो है नाम बदल दिया गया। किसने घोषणा की इस बात की? तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है, ठीक है, तो उन्होंने इस बात की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए पढ़ाई तुहार पारा यानी कि पढ़ाई तुहर द्वार ये योजना का शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में पढ़ाई तुहार द्वार पारा या फिर पढ़ाई तुहार पारा या फिर पढ़ाई तुहार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो भारत के लिए ब्रिटेन ने 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है, ताकि भारत में तकनीकी विकास हो सके और जो भी वैज्ञानिक संगठन है उनको विकास में सहयोग मिल सके। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो मणिपुर इसका सही आंसर है। मणिपुर में भारतीय रेलवे जो है दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान की शुरुआत की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में
अपने ग्राहकों को डिजिटल सुविधाओं का उपयोग करने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान की शुरुआत की है। साथ ही पीएम केयर्स फंड में भी डोनेशन के लिए जो है बैंक ने निवेदन किया है। और अब ये चर्चा होगी एक रिवीजन की। अब चर्चा करेंगे आज यानी कि 20 अगस्त 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनकी। और उससे पहले बोलेंगे कि इस वीडियो ने यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब चर्चा करेंगे आज के पहले प्रश्न की, मेघालय के नए राज्यपाल निम्न में से कौन नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पे सत्यपाल मलिक को राज्यपाल नियुक्त किया गया है, मेघालय का नया। ठीक है, अब ये वर्तमान में किसके राज्यपाल थे, गोवा के राज्यपाल थे, और अब उनको जो है मेघालय का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। और इस बात की जो है इस नियुक्ति को किसने मंजूरी दी है, तो इस नियुक्ति को मंजूरी दी है देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और मेघालय के जो वर्तमान राज्यपाल है तथागत राय, उनका कार्यकाल पूरा हो गया और इसी कारण से जो है अब जो गोवा के जो वर्तमान राज्यपाल थे जिनका नाम था सत्यपाल मलिक, अब वो बनेंगे मेघालय के राज्यपाल। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जो है गोवा का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एक साल में दोस्तों इनका तीसरा तबादला हुआ है और 3 साल में ये चौथे राज्य के गवर्नर बने हैं। तो इनकी हिस्ट्री चेक करें तो 30 सितंबर 2017 को ये बिहार के राज्यपाल बने थे, कौन, सत्यपाल मलिक। और 23 अगस्त 2018 को जम्मू और कश्मीर के ये जो है राज्यपाल बने 14 महीनों तक, यानी कि 30 अक्टूबर 2019 तक। और इसी दौरान कुछ समय के लिए उड़ीसा के भी इनको जो है अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। 25 अक्टूबर 2019 को गोवा के राज्यपाल बने और अब वर्तमान में किसके राज्यपाल बन गए, मेघालय के 18 अगस्त 2020 से। सत्यपाल मलिक के राज्यपाल रहते हुए पिछले साल जो है यानी कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया था। और दोस्तों 370 को खत्म करने के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया था और ये फैसला 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया था। अगला प्रश्न है, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है। तो 19 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। और इसके बारे में चर्चा करें तो विश्व भर में मानवता के लिए काम करने वाले लोग जो हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष 19 अगस्त को विश्व भर में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे या फिर विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस उनको समर्पित है जो कि मानवता के लिए अपनी जान भी गंवा दिए या फिर जोखिम उठाया। इस बार जो विश्व मानवता दिवस है उसको #रियल लाइफ हीरोज़ नाम से एक वैश्विक अभियान के तहत या उसके रूप में मनाया जा रहा है। और इस अभियान में उन लोगों को धन्यवाद दिया जा रहा है जो कि कोविड-19 महामारी के बीच में मानवीय संदेश दिया जिन्होंने और मानवता के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने का कार्य भी किया है। दोस्तों जो विश्व मानवता दिवस है उसका एक इतिहास भी है कि ये क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है। तो इराक के जो बगदाद है वहाँ पर 19 अगस्त 2003 को केनाल होटल पर ठीक है, केनाल होटल पर एक बम हमला हुआ था जिसमें 22 लोग क्रूरता से मारे गए थे और जिनमें एक इराक के जो है मानवतावादी थे, समाजवादी थे, उनका भी जो है वहाँ पर देहांत हो गया। और इस घटना के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2009 में बम हमले की याद में इस दिन को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाने का जो है फैसला लिया और घोषणा की। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक या ईडी नियुक्त किया है। तो यहाँ पे जीपी गर्ग सही आंसर है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने जीपी गर्ग को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। और इससे पहले जो ये गर्ग थे वे मुख्य महाप्रबंधक थे सेबी में और उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, तो 2019 में उन्होंने इस कई पदों पर जो है कार्य किया है। और सेबी के जो अगले अध्यक्ष है वो है अजय त्यागी, मुख्यालय है मुंबई। ठीक है, तो इस तरह से बात हो गई सेबी की। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिल्म डैश निशिकांत कामत का निधन हो गया है। तो दोस्तों ये निर्देशक व अभिनेता थे निशिकांत कामत और इनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने अपने निर्देशन करियर की शुरुआत 2005 में एक मराठी फिल्म से की थी जिसका नाम था डोंबिवली फास्ट। ठीक है, इस फिल्म से उन्होंने शुरुआत की थी। और दोस्तों इस फिल्म ने जो है मराठी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। ठीक है, और निशिकांत ने बॉलीवुड की कुछ लोकप्रिय फिल्मों जैसे कि फोर्स, दृश्यम और मदारी का भी निर्देशन किया है। उन्होंने अपने सिल्वर स्क्रीन डेब्यू 2004 में फिल्म हवा निर्देशित की थी। ठीक है, और उन्होंने 2008 में पहली बार बॉलीवुड में फिल्म मुंबई मेरी जान में काम किया था।
वे डैडी, रॉकी, हैंडसम, जूली 2 और भावेश जोशी में अभिनय के लिए जाने जाते हैं। इन फिल्मों में उन्होंने कार्य किया है। कामत वेब सीरीज द फाइनल कॉल और रंगबाज फिर से के क्रिएटिव निर्माता भी थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस खिलाड़ी के नाम की पेशकश की है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति है उसने रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और एम थंगवेलु इन चारों ही खिलाड़ियों का जो है नामों की सिफारिश की है। रोहित शर्मा एक क्रिकेटर है और विनेश फोगाट पहलवान है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी है और एम थंगवेलु पैरालंपिक खिलाड़ी है। आप इन सब की फोटो देख सकते हैं। ये है रोहित शर्मा और ये विनेश फोगाट जो कि पहलवान है और ये है मनिका बत्रा और साथ में यह है एम थंगवेलु। अब जो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1991 से 1992 के वर्ष में शुरुआत की गई इसकी। और सबसे पहले ये खेल पुरस्कार किसको मिला? तो ये शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को ये पुरस्कार मिला। और इस पुरस्कार में राशि मिलती है 7.5 लाख रुपए की और एक मेडल। और ये मिलता किसको है? जो खिलाड़ी देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गौरवान्वित करते हैं उन खिलाड़ियों को जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है? तो देश के 3 व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये दूसरा मौका है जब 4 एथलीट का नाम जो है उनकी सिफारिश की गई है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। और इससे पहले 2016 में शटलर पीवी सिंधु, जिमनास्ट दीपा कर्माकर और शूटर जीतू राय तथा पहलवान साक्षी मलिक को यह पुरस्कार दिया गया था। और अब जो है फिर से 4 खिलाड़ियों का नाम इसमें आ रहा है। अब जो ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है कौन कौन से होते हैं और इनका क्या महत्व है, कैसे दिया जाता है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है और ध्यानचंद पुरस्कार है। ये खेल जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है और ये प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यानी 29 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लैब कहाँ स्थापित की गई है? तो गुजरात में जो है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित की गई है। और इसके बारे में चर्चा करें तो ये गुणवत्ता नियंत्रण लैब यानी कि क्वालिटी कंट्रोल लैब है वो कहाँ पर? गुजरात के पोरबंदर शहर में स्थापित की गई है। और जो गुणवत्ता नियंत्रण लैब है वो क्या करेगी? एंटीबायोटिक अवशेषों या फिर भारी धातुओं जैसे कि कैडमियम, सीसा, पारा और आर्सेनिक का सी फूड के नमूनों और ट्यूना और मैकेरल जैसी मछली में हिस्टामाइन के मूल्यांकन के लिए उन्नत परीक्षण उपकरणों के साथ लेस किया जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, जो ट्यूना मछली है, मैकेरल है, इन मछलियों में देखा जाएगा एंटीबायोटिक जो कि अवशेष है या कोई धातु है जैसे कैडमियम, सीसा, पारा, आर्सेनिक, तो इन सब का मूल्यांकन इनमें किया जाएगा। अब समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष है के.एस. श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, हाल ही में जाने माने डैश पंडित जसराज का हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये कौन थे? ये थे शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज और इनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने अपनी कला के क्षेत्र में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल किए हैं। जैसे कि 1975 में उनको भारत का जो चौथा सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री वो मिला। 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और 1999 में पद्म भूषण तथा वर्ष 2000 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान की शुरुआत की है? तो यहाँ पे जो है आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान की शुरुआत की गई है ताकि लोगों में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो है विकास हो और उनके जो रोगों से संबंधित जो भी समाधान है, समस्याएं हैं, उनके बारे में उनको जागरूक करना। 50,000 से लोगों के जो है 50,000 से अधिक लोगों का एक वेबिनार हुआ था और इस वेबिनार में जो है घोषणा की गई थी किसकी? आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान की। ये आयुष मंत्रालय द्वारा हैंडल किया गया और कहाँ पर? आयुष मंत्रालय की जो डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है आयुष वर्चुअल कन्वेंशन सेंटर, उसके द्वारा आयोजित एक जो है वेबिनार था और उसमें जो है 50,000 से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान की शुरुआत भी यहाँ से की गई। अब आपके लिए प्रश्न है, मध्य प्रदेश में
स्थित ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और पूरी डिटेल के साथ में देना है। आपको आपका आज का जो है करंट अफेयर्स कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।